हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग पार्ट 4 विलेन में जो है चैप्टर आपका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, इसी का पार्ट 4 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। इनमें हम लोग इस वाले पार्ट में इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अणुसंघ गुणधर्म के बारे में। अणुसंघ गुणधर्म क्या है, होते कितने हैं? आपके सिलेबस में अभी तक 4 अणुसंघ गुणधर्म हैं। एक तो अणुसंघ गुणधर्म है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, एक है परासरण दाब, एक है आपका हिमांक में अवनमन और एक है आपका हिमांक में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। 4 है आपके, जो कि हम लोग 2 जो है इस क्लास में पढ़ेंगे और 2 अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं? कोई भी चीज आपको पढ़ना है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसके नाम से पता लगाते हैं। तो देखिए इसका नाम ही है अणुसंघ गुणधर्म, अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यानी किसी भी पदार्थ के या किसी भी विलयन के वे गुण, कौन से गुण? ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी जैसे मान लिया एक यहाँ पर आपका विलयन रखा हुआ है, विलयन के ऊपर देखो ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन में कुछ ना कुछ ये दाब लगाया जा रहा है। ढक्कन पे जो दाब लगाया जा रहा है, ये कौन दाब लगा रहा है? इस दाब का जो यहाँ पर आपका द्रव भरा हुआ है, इसी द्रव वाष्प रूप में ये उड़ करके जा रहा है, वाष्पित हो रहा है। कोई भी आपका बर्तन है, उस पर अगर ढक्कन रख दे, उसमें द्रव भरा हो, वायुमंडल के आस में रखेंगे, उसके संपर्क में आने से ढक्कन के जो अंदर की सतह होती है इस पर देखिए बूंदे बन जाती है। तो बूंदे बनने का मतलब क्या है? आपने जो बर्तन रखा है, बर्तन बाहर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, हल्का ऊष्मा लेकर के ये क्या करेगा, अंदर का जल जो है ये वाष्पित होने लगेगा। मतलब यहाँ से कोई कण उड़ करके जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं पता है, और जब रुक जाएगा तो किस कहाँ रुक जाएगा? जहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, जो ढक्कन पे रुक जाएगा वही आपको बूंदों के रूप में दिखाई देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा जल लेंगे तो थोड़ी बूंदे दिखाई देंगी, ज्यादा जल लेंगे तो ज्यादा बूंदे दिखाई देंगी। मतलब ये निर्भर किस पे कर रहा है? वाष्पन की प्रक्रिया, यानी ये जो बूंदे हैं, दाब किस पर निर्भर कर रहा है? इसके अंदर जितने हमने कण दिए। तो किसी भी पदार्थ के या किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा इसकी आती है कभी कभी, किसी भी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। ठीक, अब बात आती है अणुसंघ गुणधर्म है कितने। देखिए मैंने अभी बताया कि अणुसंघ गुणधर्म है जो हमारे सिलेबस में, और टोटल 4 हैं, जिनमें से एक हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये इंपॉर्टेंट अणुसंघ गुणधर्म है, और इसी वाले गुणधर्म पर हम लोग राउल्ट के नियम को पढ़ चुके हैं। राउल्ट का नियम जो है हम लोगों ने 2 प्रकार से पढ़ा, एक है अवाष्पशील विलय के लिए और एक है वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए, जो कि हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ रखा है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमको एक पढ़ना है अणुसंघ गुणधर्म, और दूसरा हमको पढ़ना है परासरण दाब पढ़ना है। परासरण दाब क्या है, परासरण की प्रक्रिया क्या है। ठीक, इस क्लास में 2 चीजें पढ़ेंगे, बाकी जो अगले 2 रह जाएंगे शेष, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए जो दूसरा वाला टॉपिक है हमारा, कौन सा है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इधर देखिए, मान लिया ये आपके 2 विलयन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता कब? ये एक प्रकार का बर्तन है, उस पर ढक्कन लगा हुआ, इसमें हमने द्रव भर रखा है, शुद्ध विलायक है कोई, ठीक है। और यहाँ एक दूसरा हमारा बर्तन है, इस पे ऐसे ढक्कन लगा हुआ है, कांच का ढक्कन लगा, जिससे हमको दिखे कि ऊपर कौन सी चीजें हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल मैंने राउल्ट में भी बताया था। यहाँ पे देखिए मान लो पहले ये हमारा शुद्ध विलायक, इसमें लिख देते हैं हम शुद्ध विलायक। ये जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का मतलब अभी इसमें हमने कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ विलय नहीं किया उससे पहले। जब विलय नहीं किया है तो मान लो वायुमंडल की ऊष्मा को ये लेकर के, या ऐसे नॉर्मल हम कहते हैं, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया इसमें हो रही है। यहाँ का जो जल है ये उड़ उड़ करके ऊपर जा रहा है और ढक्कन पे दाब लगा रहा है। अगर ढक्कन ना होता तो ये उड़ जाता, यानी अंदर से कोई आ रहा है, ढक्कन से कह रहा हटो, हमको कहाँ जाना है? वायुमंडल में जाना है। ठीक, लेकिन ढक्कन इसको रोक लेता है, तो ढक्कन पे ये बूंदों के रूप में बन जाता है। इसी को कहते हैं किसी भी द्रव का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है कि किसी भी द्रव द्वारा बर्तन की बाह्य सतह पर या बर्तन के ढक्कन पर लगाया गया दाब जो होता है, उसको क्या कहते हैं? उस द्रव का आंशिक दाब कहते हैं। ठीक,
अब देखिए हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ से जो कुछ हमने मिलाया नहीं है प्योर है आपका, तो मान लो यहाँ पे 20 कण जो है आपके उड़ करके जा रहे हैं, 20 लोग यहाँ से निकले और बाहर जा रहे हैं कहीं के लिए। ठीक, अब देखिए हमने इसी में क्या कर दिया, एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जो खुद वाष्पशील होकर के उड़ता नहीं है, मतलब हवा में अपने आप कपूर जैसा नहीं है कि आज बोरियम रखा 4 दिन बाद गायब, मतलब कपूर जैसा नहीं, वाष्पित नहीं होता है, उसको हमने मिलाया। मतलब ऐसा पदार्थ मिला जो खुद नहीं उड़ता है। अच्छा, जब ऊपर से मिलाओगे, मान लो चूरन मिला दिए ऊपर से, लकड़ी का कुछ भी मिला दिए, तो ऊपर की सतह को, द्रव वाली जो सतह है, इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे क्या थे, रंध्र थे, उसी से वाष्पीकरण हो रहा था। यहाँ पे जो ऊपर की सतह को ब्लॉक कर दिया, पहले 20 लोग भाग करके चले गए थे, कह रहे थे ढक्कन हटो हम जा रहे हैं, लेकिन अब मान लो 20 से कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की सतह को ब्लॉक कर दिया है किसने, आपके अवाष्पशील पदार्थ ने। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे एक तालाब है, एक तालाब में ऊपर से जल कुंभी लगी हुई है और एक आपका नॉर्मल तालाब है, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। तो जो नॉर्मल तालाब है वो गर्मियों में जल्दी सूख जाता है और जलकुंभी वाला देर में सूखता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे पेड़ हैं जलकुंभी के, जो जल की सतह को ऊपर से ब्लॉक कर देते हैं और पानी को उड़ने नहीं देते। यहाँ वाला प्लेन है, आसानी से वाष्पीकरण हो सकता है, बिल्कुल यही वाली चीज अवाष्पशील पड़ा है, ऊपर की सतह को ब्लॉक कर दिया, उड़ने नहीं दिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो गई। ठीक, तो यही कहा जाता है। वाष्प दाब क्या है, किसी भी द्रव द्वारा बर्तन की सतह पर लगाया गया दाब या बर्तन के ढक्कन पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब ये वाष्प दाब है क्या, जो इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो ये वाष्प दाब घट जाएगा। पहले से हमने कहा 20 लोग थे, 20 लोग ताकत लगा रहे, दाब ज्यादा, 20 से कुछ कम हो जाएंगे। कम होने का कारण क्या है, हमारा अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ ब्लॉक किया, सतह जो है ऊपर की ब्लॉक हो गई, तो कण कम जा रहे हैं। जब कण हमारे कम जा रहे हैं, तो पहले 20 थे, अब हम मान लेते हैं 15 ही जा रहे हैं। अब देखिए हमने वाष्प दाब का अवनमन देखा। अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। आप लोगों ने मैथ में हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कब होता है, जब नीचे देखा जाता है। उन्नयन कब होता है, जब ऊपर, यानी ऊपर बढ़ेगा तो उन्नयन और नीचे बढ़ेगा तो अवनमन रहेगा। हम लोगों ने क्या देखा, वाष्प दाब था, वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। अब आप ये बता दें, पहले 20 था, अब है 15, तो कमी कितने की हो गई, ये बताइए। देखो पहले 20 था, तो आप कहेंगे भाई साहब कमी कितनी हो गई, 5 की। अच्छा देखो 5 की कमी होगी, हम लोग जान कैसे पाए, पहले वाला माइनस बाद वाला। तो पहले था क्या, शुद्ध था, शुद्ध वाले को हम लोग पी लिखेंगे। पी का मतलब क्या है, प्रेशर, वो भी कौन सा, शुद्ध आंशिक वाष्प दाब है, तो ये शुद्ध अवस्था में था, तो लगा देंगे नॉट। ये वाला क्या है, ये भी आपका दाब ही है, यहाँ भी दाब नापा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है, अवाष्पीय मिलाया है। जब दो चीजें मिला दी जाती तो बन जाता है विलयन, तो यहाँ पे लिख देंगे पी एस। एस मतलब सॉल्यूशन, पी नॉट का मतलब ये शुद्ध अवस्था में है, पी एस का मतलब क्या है, एस सॉल्यूशन का है आपका। ठीक, तो ये था हमारा 20 और ये था हमारा 15। कमी कितने की हुई, 5 की। तो हम लोग जान कैसे गए, पी नॉट माइनस पी एस करके, मतलब कैसे जान गए, 20 माइनस 15 करके, तो कितना बच गया, 5। ठीक, ये हो गया वाष्प दाब का अवनमन। अगर आपसे कोई पूछे वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय कर दिया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ विलय किया जाता है, तब उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, ये हो गया अवनमन। अवनमन की तरह को कहेंगे, इसको कहेंगे, ये क्या है आपका, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, ये हमारा हो गया वाष्प दाब का अवनमन। अब आप ये बताइए कि ये अवनमन किस पर हुआ है। जैसे हम कह दें ये अवनमन हो गया हमारा पी नॉट माइनस पी एस, को याद रखिएगा, ये वाला हम हटा दें, इसका काम नहीं है। अवनमन हुआ किस पर है, सबसे पहले आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे हम कहें आपने मैथ सब्जेक्ट में जो है 50 में से 30 नंबर पाए, तो बताइए आपकी कॉपी में व्हाट्सएप क्या लिखेंगे, 30/50 लिखेंगे या 50/30? आप लोग का उत्तर तो यही होगा, 30/50। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, आपने टोटल था कितना, 50, 50 में आपको कितने मिले हैं, 30। ये होगा ना, जितने में मिलते हैं, यानी टोटल हमारा कहाँ, नीचे अपॉन में रखते हैं और जो हमारे पास वैल्यू है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक, तो देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक लगाना, आपेक्षिक का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से कितना हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो पहले अवनमन कितना हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक
ठीक, ऑर्नमल कितना है पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा किस पर कमी हो गई, पहले कितना था, पहले तो मूल 20 था ना, तो 20 में ही तो कम हुआ है, 15 में थोड़ी ना कम हुआ, क्योंकि पहले 15 तो हो गया ना, तो इसका मतलब पहले कम हुआ था, तो नीचे क्या लिखेंगे पी नॉट, पहले था कितना पी नॉट। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक ऑर्नमल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यही वाला चीज हम लोग राउल्ट के नियम में पढ़ चुके हैं, और राउल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वाष्प दाब का आपेक्षिक ऑर्नमल विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक अड़चन गुणधर्म हमारा हो गया, कौन सा, वाष्प दाब का आपेक्षिक ऑर्नमल। इसका फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब, लेकिन कब, जब अवाष्पीय पदार्थ मिला दे तब। और जो पी नॉट नीचे लिखा हो ये तो यही वाला है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, अब हम लोग जो है तीसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। चलिए हम लोग अब जो है वो पढ़ेंगे कौन सी चीज, परासरण दाब। परासरण दाब पढ़ने से पहले हम लोग को परासरण पढ़ना पड़ेगा कि परासरण है क्या। ठीक, अब देखिए परासरण है क्या। मान लो एक प्रकार के कुछ होते हैं प्रकृति में, पेपर होते हैं, कुछ झिल्लियां होती हैं, कुछ कोशिकाएं भित्ति होती हैं, जिनमें किसी विशेष अवस्था के कण ही इधर से उधर जा सकते हैं। देखो इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परासरण यहाँ लिख देते हैं। और परासरण में जो है सबसे प्रमुख चीज वो कौन सी है, SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी अर्ध पारगम्य, आधे लोग पार हो जाएंगे। झिल्ली एक प्रकार की आपकी कोशिका भित्ति टाइप से है, पार्चमेंट पेपर टाइप से, ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका परासरण, SPM और परासरण, ये दोनों जब जान जाएंगे तब हम लोग परासरण दाब जान जाएंगे, इससे पहले नहीं जान पाएंगे। ठीक, देखिए SPM क्या है, एक प्रकार की ऐसी झिल्ली है जहां से जो है केवल विलायक के अणु ही इधर से उधर जा सकते हैं, जबकि विलेय के नहीं। जैसे इस तरीके से हम लोग एक बर्तन ले लें, इसमें लगा दें यही पार्चमेंट पेपर झिल्ली, और मान लो इसमें हम लोगों ने क्या घोल दिया है, शरबत बना दिया, एक कप चीनी का शरबत रख दिया, चीनी और पानी इनका शरबत रख दिया है, तो इधर हमको कौन मिलेगा, केवल हमको पानी मिलेगा, चीनी इधर नहीं जा पाएगा। ऐसी खास बात वाली अगर कोई झिल्ली है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली को याद रखिएगा, ये क्या होती है, और ये दो टाइप की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, एक आता है हमको अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली ये भी हमारी प्राकृतिक है, और कोशिका भित्ति है, पार्चमेंट पेपर है, बकरे का मूत्राशय है, वहाँ का जो झिल्ली होती है वो भी हमारी किसमें आती है, प्राकृतिक में आती है। और जो कृत्रिम है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली है, Cu2FeCN6। ठीक, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि प्राकृतिक कौन है कृत्रिम कौन है। अब देखिए परासरण है क्या, परासरण की परिभाषा सुन लीजिए, परिभाषा बहुत पूछी जाती है। दूसरी बात, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पूछी जाती है परासरण की, लिख के आते हैं परासरण दाब, और जब पूछा जाता है परासरण दाब तो लिख के आते हैं परासरण की। दोनों में बहुत ही अंतर है, और ध्यान रखिएगा बिल्कुल छोटा सा अंतर है। ठीक, तो परासरण की परिभाषा पहले सुनिए। परासरण, परासरण क्या है, ध्यान से समझिएगा तभी जान पाएंगे। और ये वाला एग्जांपल याद कर लीजिएगा, परासरण होता क्या है, यहाँ पर जो है आप अगर इसमें से रख दीजिए पिचकी हुई, और इसमें क्या करना है, पानी डुबो दीजिए, कुछ देर बाद क्या आप देखेंगे किसमिस इतनी बड़ी हो गई, मतलब अंगूर के तरीके से मोटी मोटी हो गई। ठीक, तो इसको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इसका कहने का यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि परासरण जो है एक प्रकार की ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, कि परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, कौन सी झिल्ली से, अर्धपारगम्य। यहाँ पर जो है आपका किशमिश की जो बाहरी झिल्ली है वो SPM का कार्य करती है, अर्धपारगम्य। किसी भी विलयन में, या हम विलयन कहते हैं कुछ भी कहते हैं, या हम कहते हैं किसी भी पदार्थ के कण, किसी भी पदार्थ के कण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, ये भी ध्यान रखना है, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक, परिभाषा में इसकी लिखे दे रहे हैं, उसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर
विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह ठीक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। स्वतः मतलब अपने आप जाना है, आपको धक्का भी नहीं लगाना है। जैसे इस तरीके से विलयन है, इसमें हमने पिचकी वाली किशमिश रख दी है, कुछ देर बाद ये फूल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने सिरिंज से इसके अंदर पानी भरा है, सिरिंज से इसके अंदर का पानी खींच लिया, कुछ नहीं करना है। पानी में डालिए, समय के साथ अपने आप फूल जाएगी। देखिए किशमिश के अंदर गाढ़ापन ज्यादा है या पानी में? गाढ़ापन हमने कहा था, जहां ज्यादा गाढ़ापन वही उसकी सांद्रता हो जाएगी। अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता कम है। किशमिश फूल गई मतलब बाहर से इसके अंदर कोई घुस गया होगा, तो बाहर सांद्रता कम है, तो बाहर है कौन? जल। दूसरी बात, ये जो झिल्ली है, इसी झिल्ली को हमने क्या नाम दिया है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कार्य करती है। जल है विलायक, और जल कहाँ घुस गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर घुस गया, इसीलिए किशमिश आपकी क्या हो गई? फूल गई। ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। देखिए इस तरीके से, ये पिस्टन हमने लगा दिया है, यहाँ पे हमने विलयन भर दिया है। ये हमारी क्या है? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर से इधर कोई जा रहा है, कौन जा रहा है? विलायक। परासरण दाब समझते हैं। परासरण दाब क्या है? कोई एक विलयन ले लीजिए, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दीजिए और एक तरफ पिस्टन। अब देखिए हमको करना है कि जैसे आप इधर विलयन लेंगे, SPM लगाएंगे, तुरंत विलयन से विलायक के अणु दूर होने लगेंगे दूसरे पार्ट में। आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो एक बर्तन ले लीजिए बड़ा सा, और उसी बर्तन में एक झिल्ली ले लीजिए SPM की, उसी में भर दीजिए। जैसे इस तरीके का एक टब है, इसी में एक पोटली बना के इसी में आप विलयन क्या करते हैं? लटका दें, हम ये कह सकते हैं। ठीक, जैसे लटकाएंगे तुरंत इसमें से पानी बाहर निकल के आ जाएगा, बाकी आपका विलय जो है उसी के अंदर रहेगा। इस तरीके का कोई उपकरण आपको बनाना है। देखिए ये एक प्रकार का बंद बर्तन है, इधर विलयन भरा, बीच में SPM लगी है, तो विलायक के अणु जैसे ही SPM लगाओगे तुरंत उधर जाना प्रारंभ कर देंगे, यानी परासरण की प्रक्रिया होने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया परासरण कहलाता है। अब देखो हम लोग को करना क्या है? नाम है परासरण दाब, यानी परासरण की प्रक्रिया पे जो लग रहा है दाब, वो कौन सा दाब? यानी अब देखो ये वाला विलयन है, इसी विलयन पे हम लोगों ने पिस्टन से जो है क्या लगा दिया है? दाब लगा दिया है। यानी इसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब। कहाँ से लगाया है हमने? बाहर से, इसके अंदर कहीं नहीं था। इसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो क्या कर दे, यानी जो इधर से इधर आ रहा है और बस ये यहीं तक आए, इसके आगे ना आए, जहां तक आया बस यहीं रुक जाए, तुरंत यहीं रुक जाए। यानी ये प्रक्रिया झिल्ली ना पार करने पाए। इधर से दबा दोगे तो जो इधर आए थे भाग जाएंगे इधर। ठीक, तो किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या कर दे? रोक दे। और इसी वाले दाब को, यानी इसी हम लोग बाह्य दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक, परासरण दाब फिर से सुन लीजिए क्या है? इसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपको एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ये देखिए दो क्लासेस हैं आपकी, इसमें बच्चे बैठे हैं, एक ये वाली क्लास है, ये दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा इंसान खड़ा कर दीजिए। हम कह रहे हैं इस वाली क्लास से जो है वो बच्चे निकल के कहाँ जा रहे हैं? इस वाली क्लास पे। ये 1 नंबर क्लास है और ये है आपके 2 नंबर क्लास है।
देखिए इस क्लास से दरवाजे के माध्यम से हो करके बच्चे एक एक करके उधर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, दरवाजे के माध्यम से परासरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, अब हमको करना क्या है, जैसे एक यहाँ से गया और एक यहाँ पर बैठ गया, फिर एक यहाँ से गया, फिर एक यहाँ पर बैठ गया। ठीक, इसमें बहुत सारे थे। होता क्या है, आपको करना क्या, हमने कहा परासरण दाब क्या होता है, आपको यहाँ पर एक इंसान खड़ा करके इतना दाब लगाना है। दाब लगाने का मतलब क्या है, डंडा लेके पीट देना है किसी को। यहाँ रास्ते से जा रहा है, इसको यहाँ से इतना पीट देना है कि ये जो जाने की प्रक्रिया है ये रुक जाए। मतलब बच्चे ये कहें, अरे भाई साहब क्लास से बाहर ना निकलना, उस क्लास में ना जाना, वरना वहाँ दाब लगाया जा रहा है, मारपीट हो रही है। ठीक, तो जो जितना ताकत एक को लगानी पड़े वही इस क्लास के लिए क्या होगा, परासरण दाब। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इतना ज्यादा दाब नहीं लगाना है कि जो उधर जाके बैठ भी गया वो खुद उठ के इधर चला है, ऐसा नहीं करना है। दाब इतना लगाना है कि केवल ये आने जाने का प्रोसेस जो है क्या हो जाए, रुक जाए। इधर से हमको बाय पिस्टन से इतना दाब लगाना है कि विलायक के कण यहीं पर रुक जाए, यानी अंदर न जाए। और ज्यादा लगा देंगे तो जो इधर गए वो भागेंगे, क्यों, क्योंकि ये है एसपीएम, और एसपीएम में विलायक का कण तो इधर से इधर जाए, चाहे इधर से इधर जाए, दोनों काम हो जाएगा। तो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आरओ में होता है, वो मैं कल अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक, तो परासरण की परिभाषा क्या है, परासरण दाब की, किसी विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे उसको क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। ठीक, ये चीज होगी। अब लास्ट एक टॉपिक बचा, बहुत ही छोटा, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहीं पे ये वाली क्लास कवर कर देंगे। परासरण दाब द्वारा अनुभार ज्ञात करना बहुत आसान है, फर्जी का टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहाँ से मिलता है, बाकी यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा कि डेरिवेशन क्या, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल ही पूछेगा बस। इसके लिए हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोग झूठ लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं भले न जानते हो। आदर्श गैस समीकरण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्या होती है, पीवी बराबर एन आर टी, सुना है ना। ठीक, ये क्या है, आदर्श गैस समीकरण, यहाँ पे लिख देते हैं, आदर्श गैस समीकरण हो गया। ये गैस नियतांक होता है, अगर इसकी जगह एस कर देंगे तो वो विलयन स्थिरांक हो जाएगा, तो हम लोग एस कर दें, पीवी बराबर एन एस टी। आर क्या है, गैस नियतांक, गैसों के लिए, विलयन के लिए हो तो आर की जगह एस कर देंगे, मान उसका वही रहेगा जो आर का हो तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा, एन एस टी। एस क्या है, विलयन स्थिरांक। अब देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग के पास कौन सी चीज है, देखिए एन क्या है, मोल, एन कौन सी चीज है, मोल, एन ये है क्या, मोल। मोल बराबर मात्रा बटे अनुभार, यानी डब्ल्यू बटे एम, एम क्या है, अनुभार, तो एन की जगह ये वाला लिख दीजिए, टी हो गया, बी हो गया, एन की जगह क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बटे एम, यानी यहाँ पर अनुभार और एस और टी, एक ये फॉर्मूला हो गया। देखिए परासरण दाब दिया हो, आयतन दिया हो, हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुभार निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, अच्छा इसी वाले फॉर्मूले में कारीगरी करके देखिए, इस वाले फॉर्मूले में कारीगरी देखिए, पी बराबर एन अपॉन बी एस टी। एन क्या है, मोलों की संख्या, बी क्या है, आयतन, मोलों की संख्या बटे आयतन कौन सी चीज होती है, याद करिए, पहली क्लास में बताया गया था, मोलों की संख्या बटे आयतन, ना याद हो कोई बात नहीं। देखिए मोल ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखा, आयतन मतलब लीटर, मोल बटे लीटर मतलब मोल प्रति लीटर कौन सी चीज होती है, मोलरता, मोलरता का है, चाहे सांद्रता भी हम लोग कह सकते हैं। तो P बराबर सांद्रता को कंसंट्रेशन यानी CST, एक ये भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। न्यूमेरिकल में जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, सांद्रता दिया होगा तब ये वाले रख लेंगे दाब निकालने के लिए, वैसे रख लेंगे। ये कब के लिए है, जिनका वान डाप गुणांक 1 होता है उनके लिए कार्य करेगा, वान डाप गुणांक जिनका 2 होता है उनके लिए कार्य नहीं, उससे आई अलग से आ जाएगा। तो आपको यही नॉर्मल वाले देखिए, वो जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद बता दूंगा। यहाँ पे देखिए एस क्या है, विलयन स्थिरांक, ठीक, टी क्या है, परमताप, टी क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब को कोई कोई किताब जो है वो पाई भी लिखता है, ठीक, तो पाई भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। बी क्या है, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर, ठीक। और आपका कौन सी चीज बच गई, एम, ये क्या है, विलेय का अनुभार, ठीक, इतनी चीज है।
फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, आर है गैसीय टैंक, इसको हटा के एस कर लेंगे, विलयन स्थिरांक हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, एन होता है मोल, मोल की फॉर्मूला लिखते हैं मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा होगी नीचे अणुभार होगा, यहाँ पर रख देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी रिलेशन से आइए पीवी को नीचे कर दीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो एन बटे वी हो जाएगा। एन बटे वी का मतलब क्या है, मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन का मतलब है मोल प्रति लीटर, यानी सांद्रता, सांद्रता होती है सी यानी कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग नॉर्मलता भी लिख सकते हैं, मोलरता भी तुम नॉर्मल सी लिखे दे रहे हैं, ठीक। हाँ ये ठीक है, नॉर्मलता नहीं लिखेंगे, नॉर्मलता में क्या लिखते हैं ऊपर मोल ना लिख करके तुल्यांक लिखते हैं, वो नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल मोल लिख सकते हैं, वो गलत लिखते हैं, ठीक। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिए और अगले चैप्टर में, अगले वाले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। किस चीज़ क्या है इसके लिए, दाब द्वारा अणुभार ज्ञात करना हो गया, हम लोग मिलेंगे कौन सा चीज़ पढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा है, एक हमारा ये था, दो हमारा ये था, और तीसरा वाला गुण कौन सा है, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, वो चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जो भी ना समझ में आया हो तो आप इंस्टा अकाउंट पर जो है वो डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपको वहाँ पर नोट्स जो है उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें।